बात करते हैं विकराल होते कोरोना संकट की, जिस पर काबू पाने के लिए शुक्रवार को पीएम मोदी ने कई बैठकें की। इनमें ऑक्सीजन की समस्या समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। इसी दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक केजरीवाल की वजह से सुर्खियों में भी आ गई। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। जिन राज्यों के सीएम से पीएम मोदी ने बात की उनमें यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली के सीएम शामिल रहे। मुख्यमंत्रियों से बात कर पीएम ने राज्यों के हालात की जानकारी ली और कुछ जरूरी निर्देश दिए। इस हाई लेवल बैठक में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पीएम ने बैठक में सभी से कहा कि एक राष्ट्र के रूप में काम करने पर संसाधनों की कमी नहीं होगी। हालांकि मुख्यमंत्रियों की बैठक सीएम केजरीवाल की वजह से विवादों में आ गई। बैठक में अरविंद केजरीवाल का संबोधन लाइव किया गया, जिस पर पीएम ने आपत्ति जताई और खबर है कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, हमें प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पीएम मोदी के टोकने पर केजरीवाल ने खेद जताया और कहा कि ठीक है सर, हम इसका आगे ध्यान रखेंगे। तकलीफ भले ही कोविड के खिलाफ कितनी तेजी से बढ़ रही हो, उससे भी ज्यादा तेजी से सरकार भी और सभी संबंधित पक्ष उस तकलीफ को ओवरकम करने के लिए, उस चैलेंज का सामना करने के लिए और किसी भी प्रकार से लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्रियों के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के मालिकों से भी बैठक की। यहां पीएम ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर समीक्षा की। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। इस बीच शुक्रवार को कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। बता दें, कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहे राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान भी चली जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2256 कोरोना मरीजों की जान गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,98,180 लोग स्वस्थ भी हुए, जबकि 24 घंटे में 3,32,320 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसलिए जरूरत है कि हम एहतियात बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल को मानें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना पर कई बैठकें करने के बाद पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की वर्चुअल चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बंगाल के लोगों में शांति, सुरक्षा और विकास की ललक है और बंगाल के लोगों की ये इच्छा बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरा करेगी। नमस्कार। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के लोगों को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया। शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में पीएम की रैलियां होनी थी, लेकिन पीएम ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उन रैलियों को रद्द कर वहां के लोगों को वर्चुअल रैली से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के लोग बिना भेदभाव और सद्भाव वाली सरकार चाहते हैं। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए। भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल की पुरानी गरिमा को वापस लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल
21वीं सदी के अवतार के साथ हमें दोबारा मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पीएम ने हिंसा और भ्रष्टाचार को विकास का दुश्मन करार दिया और इस मुद्दे पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये विकास के घोर दुश्मन है। इस रैली में पीएम मोदी ने कोरोना को देखते हुए लोगों से सिर्फ मतदान के लिए ही घर से निकलने की अपील की। भले ही अभी दो चरण बाकी हो, लेकिन आपको एक ही बार निकलना है मतदान के लिए। पश्चिम बंगाल में अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और शुक्रवार को 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम ने ये वर्चुअल रैली की, जिसमें उन्हें चुनाव से अलग लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की भी सलाह दी। पीएम ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट होकर देश को कोरोना से लड़ना होगा और दवाई के साथ कड़ाई के मंत्र को भी जरूर अपनाना होगा। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रेमडेसिविर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद जारी है। ताजा कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। गहलोत ने पूछा कि आखिर रेमडेसिविर पर भेदभाव क्यों। रेमडेसिविर पर राल, गहलोत का केंद्र से सवाल। दवा पर भेदभाव क्यों, रेमडेसिविर पर राजनीति क्यों, रेमडेसिविर पर राजनीति। आंकड़ों के अखाड़े में केंद्र को मात देने का गहलोत सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। सवाल पूछा है कि आखिर रेमडेसिविर देने में राजस्थान को 17वें नंबर पर क्यों रखा है। बाकायदा गहलोत सरकार ने आंकड़े भी जारी किए हैं। पूरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए। मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी और इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्याय संगत आवंटन करने पर बल दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के साथ ट्वीट कर केंद्र पर रेमडेसिविर की आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया और राजस्थान के वर्तमान हालात से अवगत कराया। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन की जानकारी वाली खबर प्रधानमंत्री जी को पढ़कर सुनाई। आज वीसी में प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिर अशोक गहलोत सवाल उठा क्यों रहे हैं। 21 अप्रैल तक राजस्थान को महज 26,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए, जबकि गुजरात को 1,63,000 इंजेक्शन दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश को 92,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। आवंटन और एक्टिव केसेस का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को महज 27.50% इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात को 194% और मध्य प्रदेश को 112%। अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर सियासी अखाड़ा सजा है और अशोक गहलोत केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय बजट में फ्री वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन, राज्यों के बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। राज्य यदि वैक्सीन का भार वहन करते हैं तो विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ेगी। एक देश में वैक्सीन की अलग अलग दरें उचित नहीं, केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उद्योगों में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन पहुंची। आधिकारिक बयान के अनुसार यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस 22 अप्रैल को विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नागपुर जंक्शन पहुंचते ही यहां 7 में से 3 टैंकरों को उतारा गया और उसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें, कोरोना
पीड़ितों की सांसों की डोर न थमे, इसलिए रेलवे कुछ समय पहले ही पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम भेजी थी। देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। और अब बात जन अनुशासन पखवाड़ा की नई गाइडलाइन की, जिसमें पहले से ज्यादा सख्ती की गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक है। पेट्रोल डीजल भरवाने की समय सीमा भी तय कर दी गई। सुबह 7 से 12 बजे तक पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकेगा। वहीं अब सुबह 6 से 11 बजे तक किराने की दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ई मित्र और आधार केंद्र खोलने की अनुमति। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छूट है। 26 अप्रैल तक ये नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। जोधपुर सेंट्रल जेल से जुड़ी खबर है। जेल में कैदियों के साथ मारपीट की खबर है। जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप है। चोटिल कैदियों का वीडियो और फोटो वायरल है। रतनाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वैक्सीनेशन को लेकर ज्ञान बघाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन ये सच्चाई साफ होती जा रही है कि कोरोना के इस दौर में अनहोनी से बचना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। ऐसे में बीएसएनएल की तरह आप भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। सिर्फ एक ज्ञान, टीका ही रामबाण। टीका लगवाएं, फ्री बीएसएनएल सिम पाएं। टीकाकरण को बढ़ावा दे रहा बीएसएनएल। उम्मीद का टीका लगवाया क्या? कोविड वैक्सीन को घर घर तक ले जाने के लिए बीएसएनएल ने एक वक्री एफर्ट्स की। आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह बीएसएनएल के मेन हॉल में एक कनॉपी लगी हुई है, जिस कनॉपी में फ्री में सिम कार्ड दिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की हैं, जहां बीएसएनएल के दफ्तर समेत कई जगह ये ऑफर चल रहा है, जिसका मकसद है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। हमने यही कोशिश की है कि हर आदमी तक वैक्सीनेशन पहुंचे, ताकि हर एक बंदा सेफ रहे, बीएसएनएल के साथ जुड़े। इसके लिए हमने इसको एक कनोपी लगाई है कि फ्री सिम देंगे और 60 डेज के लिए टोटल डाटा अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है। अपने नए ऑफर के तहत बठिंडा में बीएसएनएल की तरफ से वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में बीएसएनएल का सिम कार्ड, 2 महीने के लिए इंटरनेट फ्री और कॉलिंग फ्री का ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीएसएनएल के ऑफिस पहुंच रहे हैं। बीएसएनएल ने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को कोविड की जो वैक्सीनेशन देनी है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। सिम फ्री दे रहे ने और सेवावां सारियां फ्री दे रहे ने आपके बीएसएनएल दियां। इन दिनों कहर बनकर टूटा है कोरोना। पूरे देश में त्राही त्राही मची है। कई लोग बिछड़ गए, कई बीमार हैं और कई जूझ रहे हैं। ये बेहद कठिन दौर है और इस दौर में जान बचाने के लिए संजीवनी साबित हो रही है वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन जरूर लें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक समय में पानी और बिजली की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज एक युवा सरपंच की कोशिशों से यह गांव एक विश्व स्तर पर जाना जाने वाला स्मार्ट मॉडल गांव बन गया है। गुजरात के सबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी नाम के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 6000 है। 2006 तक इस गांव में पानी और बिजली की सुविधा नहीं थी, साथ ही कानून व्यवस्था की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। ये दशा बदलनी शुरू हुई जब से एक युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने यहाँ की पंचायत की कमान संभाली। आज पुंसारी को भारत के सबसे स्मार्ट गांव के रूप में जाना जाता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थित है। यहाँ की ग्राम पंचायत गांव वालों को स्थानीय खनिज पानी की आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की सुविधा, एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, बैंकिंग सुविधाएं और एक टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विस मुहैया करवाती है। एक स्कूल बिल्डिंग बन जाना आसान है 1.5 करोड़ खर्च से, लेकिन वहाँ पे बच्चे स्कूल जाए वो मेरे लिए एक आदर्श और एक स्मार्ट की मेरी परिभाषा है। जहाँ पे आंगनबाड़ी बन जाए, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन वहाँ पे कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 हो, वो मेरे लिए एक आदर्शता है। एक गांव में जहाँ पे क्राइम रेट 0 हो, नो क्राइम रेट की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक स्मार्ट और आदर्शता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है जो एक गांव को स्मार्ट और आदर्श बनाता है। ये कहा जाना सही होगा कि पुंसारी गांव स्वाभिमान भारत के बेहतरीन प्रतीकों में से एक है।